आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस बड़ी और ऐतिहासिक खबर से जिसका इंतजार पूरे देश को था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें सबसे प्रमुख ट्रेन वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो काशी वासियों और पूर्वांचल के एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों को बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अन्य 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और एर्नाकुलम से बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय बचाएगी। इससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही ये ट्रेन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुगम पहुंचान प्रदान कराएगी, वहीं जिससे पर्यटक उद्योग को भी नया आयाम और आर्थिक गति मिलेगी। दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आपको बताते चले, देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेनें, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही आपको बताते चले लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और एर्नाकुलम से बेंगलुरु भारत एक्सप्रेस चलेंगे, जहां तेज गति के साथ मिलेगा आराम। जहां ट्रेनों में क्या है खास, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां इंफोटेनमेंट और सीट की सुविधाएं भी मिलेंगी और साथ ही एयर क्वालिटी और सफाई भी की सहूलियत भी आपको इसमें मिलेगी। तो वहीं यात्रियों को क्या मिलेगा,
हाई स्पीड के कारण समय कम लगेगा, साथ ही बेहतर सीटिंग व्यवस्था के कारण आराम भी मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले, सफाई, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन की भी सुविधा इनमें मिलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से भरोसा बढ़ेगा। तो वहीं आपको बताते चले, यात्रियों को क्या और सुविधाएं मिलेंगी। प्रमुख शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशीवासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा। तो वहीं इसके बाद बिहार के सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पहले चरण के मतदान में बीजेपी और एनडीए की शानदार जीत का जिक्र किया। साथ ही राजद के विरोधी रुख पर भी जमकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि जंगल राज वाले पहले चरण में ऐसे बोल्ट का झटका खा गए हैं। वहीं नौजवानों ने विकास और प्रगति के रास्ते पर चलते हुए एनडीए को चुना है। साथ ही बहनों और बेटियों ने एनडीए की रिकॉर्ड विजय सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जनता में उत्साह और जोश भर दिया। समारोह में बड़ी संख्या में लोग, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है।
आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा साथियों, जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे, वहीं रजत जयंती पर एफआरआई में भव्य समारोह आयोजित किया गया। 9 नवंबर को देहरादून आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां रजत जयंती उत्सव में शामिल होंगे पीएम। 10,000 करोड़ की सौगात दे सकते हैं पीएम। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर राजधानी देहरादून में रजत जयंती का भव्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और राज्यवासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती के अवसर पर देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और आम नागरिक शामिल होंगे। सूत्रों की जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगे और रजत जयंती के उत्सव पर विशेष रूप से शामिल होंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी राज्यवासियों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं। तो वहीं आपको बताते चले, रजत जयंती उत्सव को लेकर तमाम तैयारियां जो है की जा रही है। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव, जिसे लेकर पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात देहरादून को। वहीं देहरादून में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे, जिसे लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। एफआरआई में समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
तो वहीं बिहार में ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। जनता में उत्साह और जोश का माहौल बना हुआ है। बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आज कई जनसभाओं का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिपरा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता के बीच अपनी विचारधारा और विकास के एजेंडे को साझा किया। बिहार के अतरी और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ी जनसभाएं आयोजित की गई। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हुंकार भरते हुए जनता को संबोधित किया। इस मौके पर स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी मौजूद रही। वहीं बिहार के मोतिहारी जिले, बांका जिले और बोधगया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन ने भी जनसभाओं में सहभागिता की और जनता को अपने संदेश से प्रेरित किया। इन रैलियों में विकास, सुरक्षा और प्रदेश की प्रगति पर जोर दिया गया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित शहीदी यात्रा में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने गुरु साहिब के बलिदान और उनके उपदेशों को याद करते हुए समाज में एकता, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर पूरे हरियाणा में श्रद्धा और उत्साह का माहौल भी देखा गया। शहीदी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने कीर्तन, शब्द गायन और नगर परिक्रमा के माध्यम से गुरु साहिब के उपदेशों का प्रचार किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस अवसर पर सिर झुकाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि देते नजर आए। शहीदी पखवाड़े दे विच अज रोड़ी साहब विच मैं आया हूं क्योंकि पंचायत ने कुछ मांगे मेरे को दी हैं। एक ग्राम पंचायत रोड़ी ब्लॉक बड़ा गुड़ा रोड़ी कस्बा में उप तहसील घोषित की जाए, ये मांग यहां से की है क्योंकि पिछले 25 वर्षों से इस की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि रोड़ी कस्बा को उप तहसील बनाने के संबंध में हमने उपायुक्त कार्यालय सिरसा को जो पत्र भी आपने लिखा था, उसके लिए हमने मंडल आयुक्त एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में ये भेजा है। उसकी रिपोर्ट आते ही इसके ऊपर जो नॉर्म्स ये पूरे करेगा तो इसको बनवाने का काम हम करेंगे। और ग्राम पंचायत रोड़ी के अंदर ये खंड रोड़ी खंड को एक ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, इस विषय में ये कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। इसमें क्योंकि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ये बड़ा गुड़ा ने अपने कार्यालय में ये पत्र भी लिखा था और क्योंकि ये नॉर्म्स अभी पूरे नहीं कर रहा और जो ही नॉर्म पूरे करेगा तो इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और रोड़ी अनाज मंडी के अंदर सब यार्ड को अपग्रेड किया जाए क्योंकि इसके भी नॉर्म्स हैं और वो नॉर्म पूरे करेगा तो पॉलिसी में जो भी निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायत जो रोहड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाए, ये मांग इसमें की गई है। और जो सिविल सर्जन को भी इसके बारे में बताया है नॉर्म्स के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 60,000 की आबादी इस क्षेत्र की है और नॉर्म के अनुसार 1,20,000 की जनसंख्या इसमें अति आवश्यक है। इसकी भी हम क्षेत्र में ये जनसंख्या इतनी उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या भौगोलिक नॉर्म अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहड़ी समुदाय केंद्र में अपग्रेड अभी इसके नॉर्म्स जब पूरे होंगे तो इसको पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड की रजत जयंती यानी राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देहरादून में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से शहीद स्मारक पर पुष्प वर्षा कर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया।
समारोह में प्रदेश भर से पहुंचे राज्य आंदोलन से जुड़े लोग, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलन के वीरों के बलिदान से ही उत्तराखंड का सपना साकार हुआ है और अब ये राज्य विकास, सेवा और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। स्थापना का, रजत जयंती का ये पर्व हमारे लिए केवल एकमात्र उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत भावनात्मक क्षण है। जैसा मैंने आप सबसे मिलकर एक साथ जब मैं इधर से लेकर उधर तक और उधर से लेकर अंतिम छोर तक मैं गया, तो सच में जिस प्रकार से मैंने आपके चेहरों को देखा है, आपके भाव को समझा है, सच में ये भावनात्मक क्षण है कि राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। क्योंकि आज हम उन आंदोलनकारियों के तप को, त्याग को और उनके बलिदान को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य का निर्णय, उसके निर्माण का केवल एक ये प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के लाखों लोगों के द्वारा अपनी अस्मिता, अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए किए गए कड़े संघर्षों और बलिदान का परिणाम था। हमारा राज्य उन हजार आंदोलनकारियों की देन है, जिन्होंने अपने खून पसीने और आंसुओं से इस भूमि की नींव रखी है। जब जब आंदोलनकारियों ने अपनी पहचान और अस्तित्व की आवाज उठाई, तब तब सत्ता के गलियारों ने उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की, लेकिन हमारे आंदोलनकारी साथी न कभी झुके, न कभी रुके। तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 का जश्न जारी है। इस अवसर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने पदयात्रा में हिस्सा लिया और इस आयोजन का समर्थन किया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये केवल शुरुआत है, असली सफलता तब ही मिलेगी जब लोगों के मन और सोच में बदलाव आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पदयात्रा देश भर में हर घर, हर गली, शहर और गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उनका संदेश है कि हम तब तक ये संदेश लेकर चलते रहेंगे जब तक पूरी जनता जागृत न हो जाए और देश में परिवर्तन का संकल्प साकार न हो। पदयात्रा का मकसद लोगों में एकता, जागरूकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। वहीं शिखर धवन ने शामिल होने से कार्यक्रम में उत्साह और भी बढ़ गया। देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। घने धुंध और स्मॉग ने नागरिकों की दिनचर्या पर असर डाला। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। शहर के कई क्षेत्रों में घना धुंध और कोहरा देखने को मिला, वहीं जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी और दृश्यता में कमी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घने स्मॉग के कारण हवा की गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ रहा है और आज एक और वृद्धि दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण के स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधित रोगों वाले लोगों के लिए। मुंबई के बांद्रा इलाके में भी घनी धुंध ने शहर को ढक लिया। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से लोगों के घरों से बाहर निकलने में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों ने नागरिकों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने और संवेदनशील समूहों और स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।